बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स में, हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से फाइनली उस कॉल का जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है। एहतजाजी कॉल का उन्होंने जो तारीख है वो इस वक्त दे चुके हैं। जो सवाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी जो 24 की जो डेट दी गई है उसमें क्या मकासद हैं जो कि हासिल करने की कोशिश करेगी, और फिर क्या ये मकासद हासिल करने में कामयाब भी होगी या नहीं, ये फर्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केसेस के मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे। साद रसूल साहब और आमिना ऑब्वियसली हमारे साथ होंगे, इनसे जानेंगे कि क्या केसेस हैं जो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। और फिर प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जी हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया कि गवर्नमेंट उनके साथ क्या कर रही है और उनके कुछ जो मुतालिबात थे वो नहीं माने गए। उनके बारे में जानेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो कमेटियों से खुद को अलहदा करने की बात है वो उसकी वजूहात क्या हैं, और फिर दीगर उनके रिजर्वेशंस क्या हैं और क्यों हैं, और हुकूमत उनके बारे में क्या करेगी। फर्स्ट सेगमेंट की सबसे पहले तो खुशामदीद कहती हूँ। साथ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आमिना इज ट्रैवलिंग, वो हमारे साथ कॉल पे मौजूद होंगे। दोनों को खुशामदीद ही कहती हूँ। और साथ साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अब फाइनल एक कॉल आ चुकी है, और इसको मैं फाइनल कॉल ही कह रही हूं क्योंकि इस कॉल को तहरीक इंसाफ ने भी फाइनल कॉल ही कहा है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये फाइनल कॉल किस तरह होने जा रही है, क्या ऐसा करेगी तहरीक इंसाफ इसमें कि जो एजेंडा पेश किया गया 26 अमेंडमेंट से मुतालिक, इमरान खान की रिहाई, दीगर कारकुनान की रिहाई से मुतालिक, ऐसा क्या करेगी जो ये सब अचीव करने में कामयाब होगी? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ का इंटरनल प्लान क्या है, लेकिन बज़ाहिरन आपने बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फाइनल कॉल इस वजह से कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है, बल्कि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं। हमारी जो तहरीक इंसाफ के थ्रू मौक़िफ़ पब्लिक तक आया, हम सब तक आया, उसमें वो कहती है कि इमरान खान साहब ने कहा ये फाइनल कॉल है। और ये पहली इसकी एक चेंज है माजी की कॉल से। माजी की कॉल के अंदर फाइनल कॉल का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया गया। और दूसरा तब्दीली मेरे ख्याल में ये है कि इस दफ़ा एक्सप्रेसली ये कहा गया है कि हमारे मुतालबात या मुतालबा जब तक पूरा नहीं होता हम बैठेंगे। ये दो डिफरेंसेस ऐसे हैं जो पहले दिन ही कॉल देते हुए तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू के अंदर, उनके कहने में कि हमारी प्लानिंग के अंदर जो वो कहते हैं कि उनकी प्लानिंग है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। डिमांड्स हम सब ने देखी, उसके अंदर पब्लिक के पीटीआई कहती है कि मैंडेट रिटर्न करें, दीगर चीज़ें हैं, 26th अमेंडमेंट है। मेरे ख्याल में 26th अमेंडमेंट को अंडू करना है। मेरे ख्याल में इसमें 2-3 बातें होंगी। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि कम से कम जब इमरान खान साहब पाबंद सलासल नहीं थे और बाहर मौजूद थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद की एक ज़माने में कॉल दी और यहाँ बैठे रहे, और उसके अंदर महीनों गुजर गए और वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद रहे इस डिमांड पे कि हमारी डिमांड्स पूरी की जाएं। जिस वक्त उनकी डिमांड ये थी कि हल्के खोल दिए जाएं, जिसके बाद एक बहुत ही दिलखरोश, पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे दिलखरोश तान्या पेश आया APS पेशावर। फिर उसके बाद एक ऑल पार्टी APC हुई और एक कमीशन और एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच चीफ जस्टिस के ताबे रह के कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ। तो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हुई और वो डिमांड जो थी कि हल्कों को खोला जाए और देखा जाए कि क्या इलेक्शन के अंदर एक बेज़ाब्तगी के साथ बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेट किया। जी, इस दफ़ा भी उनकी कुछ डिमांड्स हैं। ठीक है। इमरान खान साहब, फ़र्क यह है कि इमरान खान साहब खुद बाहर नहीं है, तो बाहर की लीडरशिप क्या करेगी, लोगों का उनके ऊपर एतबार होगा नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट एब्सोल्युटली तमाम पावर डिफरेंशियल से बिल्कुल तमाम पावर्स के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन पावर के डायनामिक्स एक तरफ जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट और दीगर फोर्सेस एक तरफ हैं, शायद वो 2014 के धरने में इस तरह नहीं थी, बट दूसरी तरफ जो 2014 में पीटीआई की इमरान खान की पॉपुलैरिटी थी वो भी ये नहीं थी जो कि आज है। जी, ये तो पावर डायनामिक्स जो हैं वो सेट हैं। अब इशू ये है कि ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए कि हमारे ये तयन शुदा ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। ये भी बता दिया कि हम इसके लिए वहाँ बैठने को तैयार होंगे, वहाँ पे मोबिलाइज होने को तैयार होंगे। लेकिन जो दरमियान की बात है
کہ اگر کسی وجہ سے ایک ایسی حکومت جو کہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں پاکستان کے طول و عرض میں ہر شخص کی ڈیمانڈ ماننے کو پہ تیار ہے، اور کوئی بھی اگر غریب آدمی کھڑا ہو کے کوئی ڈیمانڈ کرے تو حکومت بھاگ کے جاتی ہے، اس کی ڈیمانڈ مانتی ہے، وہ سوئٹزرلینڈ کی سڑکوں پہ ہو، لندن کی سڑکوں پہ ہو، پاکستان میں ہو، تو ایسی حکومت اگر کسی وجہ سے ڈیمانڈ نہ مانے، ورنہ تو ان کا یہ وتیرہ نہیں، آپ جانتی ہیں کہ وہ ساری ڈیمانڈز لوگوں کی مانتی ہے، لیکن اگر نہ مانے تو کیا ہوگا؟ میری دعا یہ ہے کہ جو بھی ہو اس میں فساد نہ ہو، فساد نہ، اور پاکستان کے حق میں کوئی بہتر ہو۔ آمنہ جوڈیشل کی طرف طریقہ چلتے ہیں۔ ڈھونڈ لیں، کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں، کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا APC طریقہ ڈھونڈ لیں، Exactly۔ یہ نہ ہو کہ ریاست کے ادارے، پولیس وغیرہ ریاست کے ادارے ہیں، اور ریاست کو عوام نقصان نہیں اور ہونا چاہیے۔ عوام کے درمیان میں تصادم نہ ہو، نہ عوام کو نقصان ہو، بے شک، نہ اور ریاست اداروں کو نقصان۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا آمنہ، آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف کی جو یہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، حکومت کامیاب ہونے دے گی اس کو؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو قوانین بن چکے ہیں اسلام آباد میں، تو خاص طور پہ آپ کوئی جلسے جلوس اس طرح کی اجتماع کر ہی نہیں سکتے، تو مجھے تو پرسنلی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ، مجھے تو کریک ڈاؤن ہوتا ہی نظر آ رہا ہے، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ جی نمرہ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، پہلے تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ سوال میرا خیال ہے یہ نہیں رہا کہ حکومت اس تحریک کو کامیاب ہونے دے گی یا نہیں دے گی، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس تحریک کو کامیاب ہونے دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ جس قدر اس وقت یہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آج ان کی جو فرسٹ لیڈی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، بشرا بی بی، انہوں نے ایک اجلاس بلایا، اس میں بہت ساری سینئر قیادت کو مدعو نہیں کیا گیا، اس کے اندر جو علیمہ خان کے لوگ قریب تھے ان کو نہیں بلایا گیا، ہر کسی کا ایک اپنا ڈیفرنٹ ایجنڈا ہے۔ پرسوں یہ بات آفیشلی آن ریکارڈ آئی کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے پارٹی کی، وہ عمران خان صاحب کو اس بات سے راضی کرنا چاہتی ہے کہ یہ فائنل کال جو ہے یہ واپس لے لی جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے خود کے اندر اتنی زیادہ کنفیوژن ہے۔ دیکھیں، جب تحریکیں ہوتی ہیں، جب کوئی کسی مقصد کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو ان کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ان کا کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں سوائے ملک میں انتشار پھیلانے کے، اور اب اللہ تعالیٰ کی جو ہے، کہتے ہیں جیسے لاٹھی بے آواز ہے، جو انتشار یہ ہمارے ملک میں پھیلاتے رہے، وہ انتشار اب ان کی اپنی پارٹی میں وہی ٹوٹ پھوٹ اور وہی جو ہے سارا کچھ ان کی اپنی پارٹی۔ سو آمنہ، آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو انٹرنل معاملات ہیں پارٹی کے، اس کی وجہ سے یہ خود ہی احتجاج نہیں کر پائیں گے؟ نہیں، ایک تو اس طریقے سے نہیں کر پائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کریں گے، اگر یہ کسی بھی قسم کا نقصان اسٹیٹ کو پہنچائیں گے، اگر یہ سڑکوں پہ آئیں گے اور پاکستان کے کسی بھی لا کی جو ہے وہ خلاف ورزی کریں گے، تو جو لیگل ڈسکورس ہے وہ ہوگا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہوں گی، فہد صاحب نے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھے لائر ہیں اور ان کو باتوں کو پریزنٹ کرنا بہت اچھے سے آتا ہے، تو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے یہ تو بتا دیا کہ خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے دھرنا دیا اور وہ بہت دن بیٹھے رہے، اور پھر اس دھرنے کے آفٹر افیکٹ کے طور پہ جو ہے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا، اور لیکن انہوں نے اس ساری باتوں میں یہ نہیں بتایا کہ اس دھرنے میں پاکستان کا کتنا نقصان ہوا، اس دھرنے میں سی پیک کا کتنا نقصان ہوا۔ جی، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ کن چیزوں کے اوپر حملے کیے گئے، اور نہ کہ صرف یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اس جوڈیشل کمیشن نے بھی کہا کہ ان کے تمام مطالبات غلط ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں اس جوڈیشل کمیشن میں اس وقت جو لیگل ٹیم تھی اس کا حصہ رہ چکی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ دیٹ واز اے فیوٹائل ایکسرسائز، اس کے کوٹ سے کچھ نہیں نکلا سوائے ویسٹیج آف ٹائم اینڈ ریسورسز اینڈ ہنڈرنگ دی گورنمنٹ۔ جی آمنہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اچھا ساتھ ساتھ جو ٹوٹ پھوٹ کی بات آمنہ بھی کر رہی ہیں، اور جس طرح سے دیکھا جائے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے آ کے یہ بتانا کہ ہم لوگ یہ کرنے جا رہے ہیں، ان کی جانب سے پلان کا پیش کیا جانا، اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو علیمہ خان کی طرف سے؟ اور پھر دوسرا جو سوال ایک اور اس میں ایڈ کر لیجیے گا پلیز، کہ بشرا بی بی سے متعلق مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں، اگر وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں بھی تو اس میں بری بات کیا ہے جو پارٹی اس کو اون نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیے، میں نہیں جانتا، بیرسٹر صاحبہ نے بالکل درست بتایا، بس دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر گروہ بندی ہو چکی ہے۔ اس سے بھی زیادہ میں تو بیرسٹر صاحبہ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، اگر گروہ بندی نہیں بھی ہوئی ہوتی، اگر تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایک ہی پیج پہ بھی ہوتی،
तो आवाम ने पिछले 2-3 जलसों के अंदर, एक पिंडी के जलसे के अंदर जहाँ पे गंडापुर साहब नहीं पहुँच सके थे, लाहौर के अंदर जहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई, फिर इस्लामाबाद में जब वो 12 ज़िलों को क्रॉस करते हुए वापस गए, आवाम को एक डिस्ट्रस्ट है, आवाम को बेयकीनी है, वो लोग जो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं उनको बेयकीनी है पीटीआई की उस लीडरशिप पे जो यहाँ पे मौजूद है। अल्लाह करे वो अपने सपोर्टर्स को, इमरान खान के साहब के सपोर्टर्स को मायूस ना करें, लेकिन बज़ाहिरन लगता है कि अगर वो इकट्ठे भी होते तो भी इस लीडरशिप के ऊपर या इसके अंदर की गिरोहबंदी के ऊपर बहुत सारे शकूक मौजूद हैं, और बैरिस्टर साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। लेकिन ये 24 तारीख का जो अमल है, या जो भी इसके अंदर, अल्लाह करे कि बस इंतशार ना हो, 24 तारीख को जो भी प्रोटेस्ट होगा उसमें एक और क्वेश्चन भी है जो कि इफेक्टिवली डिसाइड होगा कि क्या लोग, अवाम पाकिस्तान की जो अपने आप को पीटीआई की सपोर्टर कहती है, या उसमें से जितनी भी परसेंटेज पीटीआई की सपोर्टर कहती है, क्या वो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए या शेख वकास साहब के लिए या सलमान अकरम राजा साहब के लिए और उनकी क्रेडिबिलिटी पे बाहर निकलते हैं, या इमरान खान साहब का दिया गया पैगाम उस कनेक्शन को डिटरमिन करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करेगा कि क्या वाकई ये जिस तरह क्लेम किया जाता है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लीडर्स हैं, हर एक की एक एक छोटी छोटी सपोर्ट है, अगर एक ग्रोह टूट गया तो उसके बंदे नहीं आएंगे, दूसरा ग्रोह क्या करेगा, या जब इमरान खान साहब की जो प्रोफेस किया जाता है कि एक अपना कनेक्शन है लोगों के साथ, कि इमरान खान साहब कॉल देंगे तो किसी को फिक्र नहीं होगी कि दरमियान वाली लीडरशिप क्या कर रही है, लोग उनकी कॉल पे निकलेंगे। इस सवाल का जवाब भी हमें 24 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा आमिना, ये बताइएगा, पीर को एपेक्स कमेटी का इजलास होने जा रहा है और गालिबन अली अमीन गंडापुर भी उस पर यकीनी तौर पर आई गेस वो शिरकत करेंगे। अब उस शिरकत में वो जो इजलास है उसमें तमाम इदारों के सरबराहान का मौजूद होना, अली अमीन गंडापुर का एट द सेम टाइम वहाँ पे मौजूद होना, आपको क्या लगता है कोई मुज़ाकरात की बात हो सकती है वहाँ पे? कोई हम लोग बर्फ पिघलते हुए देख सकते हैं वहाँ पे? देखिए जी, बर्फ पिघलने की जो बात है या मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात तो गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटी रही है डे वन से। जिस दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फेडरल गवर्नमेंट संभाली है उस दिन से इनकी प्रायोरिटी रही है कि मुज़ाकरात हो, ना कि सिर्फ मुज़ाकरात हो, एक कोलैबोरेटिव तरीके से मुल्क को चलाया जाए। मुल्क के अंदर जितनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लेजिस्लेटिव बिजनेस है, जितनी चीजें हैं, उनको सब मिलकर उसको आगे लेकर चलें। बिकॉज नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में भी इनकी रिप्रेजेंटेशन है, एक सूबे की हुकूमत ये लोग रखते हैं, भले वो मानते नहीं है। इनके मुताबिक सिर्फ पेशावर KPK में इलेक्शन फेयर हुआ, पूरे पाकिस्तान में अनफेयर हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को इस बात का बखूबी अंदाजा है और गवर्नमेंट की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है। अनफॉर्चुनेट मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी इदारे के सरबराह का या गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल है, क्योंकि इनके जो रवैये हैं वो मुज़ाकरात वाले नहीं है। इनके जो तौर तरीके हैं, जो बातचीत है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मुज़ाकरात वाला नहीं है। मुज़ाकरात वहाँ पे हुआ करते हैं जहाँ पे आप ये समझते हैं कि जी हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये लोग आमना सिर्फ चाहते हैं। आमना साहिबा, गुड फेथ में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा है, आप ये बताइए कि आपको क्या रोक रही है एक ऐसी चीज कि चलें आप एक्सपोज कर देना पीटीआई को, आप लोगों को देखने दें कि पीटीआई तो कभी मुफाहमत करना नहीं चाहती थी, आप प्राइम मिनिस्टर साहब के नीचे एक बहुत ही हाई पावर्ड 3-4 बंदों की कमेटी डेजिग्नेट करें और अडियाला के दरवाजे जो विजिटिंग आवर्स में जो वैसे ही खुलते हैं, आपकी कमेटी जाए और इमरान खान साहब से बात करे, बाहर आके कहे वो नहीं मान रहे, लोगों को पता चल जाएगा। आप इस तरह का एक अमल जारी क्यों नहीं करती? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। मे बी यू स्किप्ड दैट न्यूज, बट आज से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं, हुकूमत के साथ और इदारों के साथ में किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं, जो मर्जी कहें, आप तो भेजें, आप एक्सपोज कर दें उन्हें। नो, ही पब्लिकली अनाउंस्ड दैट। देखें, ओहो, वो जो मर्जी अनाउंस करें, आप अपनी तो सीरियसनेस दिखाएं ना, आप एक कमेटी बना दें। हम अपनी सीरियसनेस कितनी दफा दिखाएं? देखें, देयर हैज टू बी अ
मेथड टू मैडनेस ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है जाके लेकिन अभी का जो एजेंडा पेश किया क्रिमिनल के आगे एक अब तो उन्होंने एक एजेंडा पेश कर दिया है, आप उस उसमें वो कह एजेंडे रहे हैं के कि ऊपर हम कमेटी बना मुज़ाकरात दें। करेंगे, लेकिन हैंडलर्स का वर्ड भी उन्होंने साथ यूज किया वो कि वो जो भी कमेटी तो कमेटी बनाए। पेश करेंगे या जो भी सॉरी अरेंजमेंट मैं बसद एहतराम सॉरी आमना साहिबा, मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। बैरिस्टर साहिबा सॉरी कता कलामी की माजरत, मैं एक ऐसे सियासत के तालिब इल्म के तौर पे जो सिचुएशन को अनबायस तरीके से देखने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं, वो आपने भी देखी हैं, ट्विटर हैंडल से भी इमरान खान साहब के वो जारी हुई हैं। आप उन डिमांड्स पे एक मौजू कमेटी को भेज के तो देखें, अच्छा नहीं चलेगी बात तो आप बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिएगा कि देखिए हम तो इसको बड़ी मुफाहमत से सॉल्व करना चाहते थे। आप अपनी सीरियसनेस क्यों नहीं दिखा रहे? आप गवर्नमेंट है। ये सीरियसनेस की बात नहीं है। आई एम टोटली अगेंस्ट the government or the state being blackmailed by anyone. बात ये है कि देखिए लोग हैं, आप सियासत करें, आप लोगों से बात करें, कुछ उनके भी सपोर्टर्स हैं, जो हमसे आके बात करेगा हम उससे बात करेंगे ना। वी आर नॉट गोइंग टू मैं एक शहरी, मैन सॉरी मैं एक शहरी हूँ, माजरत मैन, अगर मैं एक शहरी हूँ और मैं डी चौक में खड़ा हो जाता हूँ तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जा सकता। प्राइम मिनिस्टर ने किसी बंदे को भेजना ना मेरे पास आके बात करने के लिए। आपका हक है कि आप डी चौक में आके खड़े हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर कोई बंदा भेजेगा ना कि यार मेरे से बात करे, तो आप एक कमेटी तो बना दें बंदों से बात करने के लिए। नहीं कमेटी देखिए, जब जिस वक्त जरूरत पड़ेगी कमेटी बन जाएगी। इस वक्त तो वो कमेटी की बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, लाशें गिरेंगी, रिहाई होगी। अल्लाह ना करे कि लाशें गिरे और ऐसा कुछ भी हो। हम ये तो शुरू से कह रहे हैं कि अल्लाह करे इंतशार ना हो। उन्होंने कहा कि जी मैं इस वक्त किसी को वापस आने नहीं दूंगा, सर पे कफन बांध के घर से निकलेंगे। तो मुझे ये बताएं, इस माइंडसेट के साथ मुज़ाकरात होते हैं? मुज़ाकरात ठीक हो गए, सही पेज पे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। चलें ठीक है। अच्छा साथ 24th की डेट ही क्यों दी गई है? व्हाट डू यू थिंक? इमरान खान कोई और तारीख भी दे सकते थे, और जो क़यादत के अंदर जो जैसे आमना भी पहले उसकी निशानदेही कर चुकी हैं कि दो ग्रुप्स इसमें पाई जाती, तारीख लकी होगी जी उस वो डिस्कशन कर लेते हैं आमना। तो ये क्यों तहरीक इंसाफ की जानिब से इस तारीख का ऐलान किया गया होगा जहाँ पे देखा जाए सिर्फ 10 रोज है ना तैयारी के लिए, और ये तो तैयारी अगर फाइनल कॉल है फिर तो मतलब बहुत ही शानदार किस्म की तैयारी की जरूरत होगी। मैं नहीं जानता कि 24 तारीख क्यों दी गई है। मैं भी उसी तरह सरप्राइज्ड हूँ। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब की इसके अंदर क्या प्लानिंग है। शायद उनकी पार्टी तैयार हो, हमें पता चल जाएगा 24 को, हम सारे बैठे होंगे, हमें पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं इस बात पे, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, 9 दिन हैं, तो मेरी बसद एहतराम सबसे गुजारिश है, हम जो पब्लिक स्पेस को शेयर करते हैं, हम जिन्हें किसी ना किसी वजह से मौका मिल गया अपनी आवाज़ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करने का जहाँ से आवाम भी सुन सकती है, दीगर लोग भी सुनते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगले 9 दिन, जब तक हम सवाल ये पूछ रहे हैं इफेक्टिवली, जो बड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है कि अगर रियासत की मशीनरी जिसके अंदर पुलिस है, रेंजर्स है, FIA है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, दीगर लोग हैं, अगर उनकी और आवाम की आपस में हर्जा सराई हो गई तो कौन जीतेगा? ये हम 24 के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। ये कितना अजीब सवाल है। अगर इदारे जीत गए और अवाम हार गई, अवाम के कुछ लोग, चले हम अवाम नहीं कहते, 5 लोग कह देते हैं जी, तो भी पाकिस्तान का नुकसान है। अगर वो 5 लोग जीत गए और पुलिस हार गई तो भी पाकिस्तान का नुकसान है। कोई शक नहीं। जो सड़कें खोदेंगे वो भी पाकिस्तान का नुकसान है, जो कंटेनर रखेंगे वो भी पाकिस्तान का नुकसान है, जो इस्लामाबाद बंद होने जा रहा है, जो बाकी शहरों के अंदर होगा, ये भी पाकिस्तान का नुकसान है। हमारे पास 9 दिन अभी मौजूद हैं। हम ये बात क्यों नहीं कर रहे? नुकसान का जिम्मेदार कौन है? मैं आमना साहिबा, हम इस पे सियासत नहीं, आपका एक सियासी मौक़िफ़ ठीक है, आपकी पार्टी का है, मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि सॉरी अगर बात सुन लेना, अगर बात सुन लीजिए, सारी दुनिया में धरने होते हैं तो वहां पे सड़कें नहीं खोदी जाती। मैडम एक मौजू बात होने लगी है, हम उसको सियासत की नजर नहीं करेंगे। आपकी इजाजत से आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहता आपकी बात के ऊपर। आप दुरुस्त कह रही होंगी। हम जो पब्लिक स्पेस को शेयर करते हैं, हम इस पे बात क्यों नहीं कर रहे कि दूसरी साइड ने 3 या 4 डिमांड्स रखी हैं। अच्छा, कहा है हम इन डिमांड्स को मनाने के लिए कफन बांध लेंगे, कहा है हम ये कर देंगे, लेकिन उनकी 4 डिमांड्स हैं जी। आप हुकूमत वक्त है दूसरी तरफ जो फ्री है,
एक साइड तो पाबंद सलासल भी है, फ्री है हुकूमत वक्त, भाई आप चलें उसमें से आधी मान सकते हैं, 1.5 मान सकते मतलब हैं, डायलॉग होना चाहिए, कोई बात तो शुरू करें, क्यों सड़कें खोदने पे तैयारी कर रहे हैं, इस पे तैयारी क्यों नहीं कर रहे? ये आप बंदे पकड़ने पे तैयारी कर रहे हैं, बजाय कि आप किसी शख्स को पकड़ लें, आप उससे बात करने पे तैयारी क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये 18, 19, 20, 25, 30, 40 साल के लोग, ये आपके लोग हैं, अभी 9 दिन मौजूद हैं, हम कफन सिलवा नहीं रहे, हम कफन बनवा नहीं रहे, हम सड़कें खोद नहीं रहे, जब तक ये दिन आ नहीं जाता हम ये बात करना चाहते हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमारी यहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा यहाँ पे, लेकिन हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद पब्लिक पल्स में। अभी इस प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केसेस के मुस्तकबिल के हवाले से। वहाँ से भी कुछ अहम खबरें हमारे सामने आ रही हैं। साथ साथ तोशा खाना में नैब की जो दरख्वास्त है, या तो रिमांड पैक करने की, या फिर ये कि इसके अलावा भी जो दीगर केसेस हैं, आपको क्या लग रहा है क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है, खासतौर पर अगर इस केस की बात कर ली जाए तोशा खाना की? तो तोशा खाना, देखिए, मैं इस पे तबसरा करने से ज्यादा अगर इसको बयान कर दूं कि हो क्या रहा है इफेक्टिवली केस के अंदर, तो वो इटसेल्फ तबसरा होगा। तोशा खाना के केस के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि जो इमरान खान के खिलाफ उनको प्रोसिक्यूट कर रही है, कहती है कि इनको जेल भेज दें जी, उनका हाई कोर्ट में ये मौकफ है कि नीचे ट्रायल में बड़ा जुल्म हुआ, बिल्कुल कानून ज़वाबित फॉलो नहीं किया गया और बहुत जुल्म किया गया नीचे। आप हाई कोर्ट ऐसे करें कि मुकदमे को वापस नीचे भेज दें और कहें कि अफ्रेश सुन लें। यस, हाँ, यस, ये प्रोसिक्यूशन कह रही है, प्रोसिक्यूशन ये इमरान खान का डिफेंस नहीं कह रहा जी। इमरान खान साहब नहीं कह रहे या उनकी काउंसिल्स नहीं कह रहे कि नीचे बड़ा जुल्म हुआ, वो कह रहे हैं कि नीचे बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि वापस भेज दें। इसमें प्रोसिक्यूशन की स्ट्रैटेजी ये है, लगती बज़ाहिरन बतौर वकील, कि उनको लगता है कि शायद हाई कोर्ट इस केस को खारिज कर देगी, या अगर नहीं भी किया किसी वजह से, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये केस खारिज हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है। तो क्या तरीका है कि इसको थोड़ी तूल दी जाए, जिसमें थोड़ी हिरासत भी शायद लंबी की जा सकती हो, दीगर चीजें की जा सकती हो, तो उन्होंने कहा इसको रिमांड कर दें, ताकि नीचे का मुकदमा फिर से वही जो 2 साल का वक्त गुजर चुका है उसको हम फिर से शुरू कर देते हैं, 2 साल नीचे रखते हैं और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। साथ साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, आई एम सॉरी टू कट यू। जी, मुझे प्लीज ये बताइएगा कि क्या ये केस जब रिमांड होगा तो उसके बाद दोबारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा? आएगा मैडम, लेकिन आप 2-2.5 साल ट्रायल कोर्ट इसको मजीद रख सकती है, ज्यादा भी रख सकती है, और उस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी हिरासत, बहुत ज्यादा टाइम बाय किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि केस, जी, मेरी मैम सारी चीजें मेरी ओपिनियन है, हकीकत तो सिर्फ हुकूमत के और आपके पास है। हम तो नाकिस से छोटे से लोग हैं, छोटे से लोग हैं, हम तो सिर्फ ओपिनियन नहीं, गलत ओपिनियन है, लेकिन चलें, पाकिस्तान के शहरी हैं तो सुन लें। मुझे इससे ये लगता है, मेरी ओपिनियन में, एक नाकिस बहुत ही कमसर कानून के तालिब इल्म की ओपिनियन में, कि अगर मैं प्रोसिक्यूशन का वकील हूं और मुझे लगे कि मेरा मुकदमा स्ट्रांग है, तो मैं क्यों कहूंगा कि वापस इसको रीट्रायल कर दें? मैं कहूंगा आप फैसला करें, मैं मेरिट्स पे बहस करता हूं, फिर आगे भी ले चलिएगा, मेरा मुकदमा स्ट्रांग है, मुझे क्या जरूरत है 2.5 साल और ट्रायल के अंदर वापस गुजारने की। इससे लगता यह है कि प्रोसिक्यूशन का ख्याल है कि उनका मुकदमा वीक है। ये मेरी ओपिनियन है मैडम, बिल्कुल मेरी इसमें बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, कोई हकीकत शनासी नहीं है। अच्छा, तहरीक इंसाफ का दूसरी बात जी, तहरीक इंसाफ का ये कहना है, बज़ाहिरन ये भी रिपोर्टिंग से, ये भी मेरी ओपिनियन है, इसमें भी मैं हकीकत नहीं जानता, लेकिन उनके दलाइल के अंदर उनका ये कहना है, या उनकी प्लीडिंग्स में उनका ये कहना है कि अगर नीचे ज्यादती हुई है तो वापस ना भेजें, उस ज्यादती का बेनिफिट एक्यूज्ड को दे दें। ठीक है, जो मुल्जिम होता है, अगर नीचे एविडेंस रिकॉर्ड करने के अंदर जल्दी की गई है, बहस का टाइम नहीं दिया गया था, ये नहीं, अगर इस तरह की चीजें की गई थी, तो इसको बजाय कि आप वापस 2-2.5 साल पहले ले जाएं, आप इसको कानून के क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल के मुताबिक डिफेक्ट्स इन ट्रायल को, जो भी ट्रायल के अंदर डिफेक्ट्स हुए हैं, उसका मुल्जिम को बेनिफिट जाता है। आप ये काम कर दें। अब अदालत के सामने ये और दीगर कानूनी बहस होगी, लेकिन
मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की बहस सुन के या उनका मौक़िफ़ सुन के मुझे लगता है कि शायद प्रोसिक्यूशन का ख्याल है कि हमारे दलाइल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं। ठीक है, आमिना आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाह रही थी, प्लीज बताइएगा आपकी क्या राय है इससे मुतालिक। जी नमरा, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें जो है, पहली बात तो ये कि जो भी केसेस हैं ये बड़े क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट केसेस हैं और सबको पता है कि इन चीजों की क्या हकीकत है, किस तरह से बानी पीटीआई खुद और उनके राइट लेफ्ट वाले लोग इन सारी चीजों में मुलविस थे। तोशा खाना में भी, 190 मिलियन पाउंड केस में भी और बहुत सारी चीजों में। तो एक तो ये चीज है। जहां तक उसके अंदर टेक्निकलिटीज, लीगल टेक्निकलिटीज की बात है, तो साथ साथ में शायद वो दलाइल सुने हैं, मैंने सच्ची बातें नहीं सुने। प्लीडिंग्स पढ़ी लेकिन मैम, मैं वो ये फाइल हुई समझती है, हूँ, अभी दलाइल तो हुए नहीं, उसकी प्लीडिंग्स जो हुकूमत ने फाइल की हैं अदालत में वो जो जमा कराई है आपने पढ़ी होंगी, मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन मैं उस पर एक बात कहना चाह रही हूँ कि ये साथ साथ ने कहा कि जी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करने के लिए जो है वो केसेस को रिमांड कराना चाह रही है। ये ना तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मुकदमा होगा, अगर ऐसा है तो ना तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मुकदमा है जो रिमांड किया जाएगा और ना ही ये आखिरी होगा। अगर जब देखा जाए कि ट्रायल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल ग्लिचेस है, तो ट्रायल बहुत दफा रिमांड किया जाता है केस वापस ट्रायल कोर्ट को, एंड आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद दैट। अगर ऐसा हो, अगर ऐसा नहीं भी होता तो बात यह है कि हम लोग इतने अच्छे से जो इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, सारा कुछ किया गया। पीएमएलएन की गवर्नमेंट का सारा फोकस ही जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने पे है और जुडिशरी को हम चाहते हैं कि जुडिशरी इस काबिल हमारी है भी और हम उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो जुडिशरी का जो डिसीजन होगा उसको हम मानेंगे। ये अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की एक आदत बन गई है, इनका एक वतीरा बन गया हुआ है कि किसी भी केस के ऊपर कोई वर्डिक्ट, कोई जजमेंट आने से पहले ये उसका मीडिया ट्रायल इस हद तक करते हैं कि लोगों की जहन साजी की जा सके, हत्ता के जजेस की भी जहन साजी की जा सके। देखिए, मेरा और आपका यहाँ बैठ के इन केसेस को डिस्कस करना भी बाहर की दुनिया के लॉ के मुताबिक बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब कोई मामला सब जुडिस होता है तो उसको डिस्कस करने की भी इजाजत नहीं होती, ना ही जरूरत होती है। लेकिन तो अनफॉर्चुनेटली लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह की सियासत भी होती है, सियासत भी इन्वॉल्व होती है, हम लोग डिस्कस तो करते ही आ रहे हैं। No, that's what I'm saying. लेकिन आप बिल्कुल ठीक बात करिए लीगली। का मकसद मैं नहीं कहती हूँ। ठीक है, अरे साथ साहब हमारे पास कि आवाम के अंदर अपना एक वर्डिक्ट फैलाया जाए ताकि कल को जब इनके अगेंस्ट फैसला आए, जो कि जिनको ऑब्वियसली पता है कि इन्होंने क्या किया और ये फैसला इनके अगेंस्ट ही आना है, तो जब वो फैसला आए तो ये पहले से कह सके कि जी हमने तो पहले ही कह दिया। जी आमिना आपका पॉइंट आ गया। आमिना आपका पॉइंट आ गया। मैं जल्दी से साथ साहब से एक कमेंट लेना चाहती हूँ। साथ साहब 190 मिलियन की बरियत की दरख्वास्त पे अब जो है वो ट्रायल कोर्ट को दोबारा फैसला करने का कह दिया गया है। 30 सेकेंड्स में अगर आप इसको सम अप कर सकें कि इसका क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है, क्या तब्दील होने जा रहा है। देखिए, जैसे कि मैडम ने कहा कि इनकी पार्टी जुडिशरी की बड़ी इज्जत करती है, ये बस एक बड़ी अजीब सी बात है। जब आप किसी शख्स को मिलते हैं जिनकी आप इज्जत करते हैं ना, तो आप उनको ये नहीं मिलके नहीं कहते कि हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। अच्छा, जब भी आप किसी को कहें ना यार वैसे तो मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, तो इसके जो बाद वाला जुमला है ना वो हकीकत है। वैसे तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, हकीकत पे मबनी नहीं है। तो ये मुकदमा, जैसे कि मैडम ने कहा, जो कानून की और जुडिशरी की बड़ी इज्जत करती हैं, कि ये ओपन एंड शट केस है और तमाम पाकिस्तान को पता है कि ये कितना ओपन एंड शट केस है। तो मैं भी मैडम से डिसएग्री नहीं करना चाहता। मैं भी बाकी पाकिस्तान की तरह इस बात का शाहिद हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ हर मुकदमा ओपन एंड शट है। चलें, ब्रेक की कॉल आ गई। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे, ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबडी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल गुफ्तगू की और उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ रिजर्वेशन है, ख़ासतौर पर वफाकी हुकूमत से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूँ उनसे। साथ साथ जहाँ तक मेरी राय है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी याददाश्त जा रही है, जहाँ तक मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं, 26वीं आईनी तरमीम हुई तो बिलावल भुट्टो जरदारी वो करवाने में सबसे ज़्यादा आगे हमें नज़र आए थे। तो हुकूमत से क्या तहफ़्फ़ुज़ात है जब वो कह रहे हैं कि हमें इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू नहीं होती है, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है। एक नज़्म है, मैं आपके इजाज़त से उसके 2 अशार पढ़ देता हूँ, फिर इस पर ज़रूर बात हो सकेगी। और मैं चाहूँगा कि शायद मैडम इस पर ज़्यादा हुकूमत के पर्सपेक्टिव से रोशनी डाल सकें। शायर कहता है कि खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। बिलावल साहब के लिए शायर ने फरमाया कि झूठ बोला है
तो उस पर कायम भी रहो ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आपने सारे पाकिस्तान को कंधे पे उठाया और आपने कहा कि मैं अपने जद की ख्वाहिश दरीना पूरा करना चाहता हूँ इस 26वीं तरमीम के थ्रू, वो जिसको कि हमने अपने मंशूर में भी लिखा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी लिखा, मैं तो बचपन से ही काम करना चाहता था। बहुत अच्छी बात है। फिर आपने पॉलिटिकली और दीगर तरीकों से, जिसमें उनके अल्फाज हैं ब्रूट फोर्स से भी, आपने रैली करके कर ली तरमीम। अब तमाम लोग, ये 90 की दिहाई होती ना अगर, तो फिर आप ये सब कुछ करने के 3 महीने बाद बस अखबार में एक उर्दू की खबर लगवाते, जो उस वक़्त की 2 बड़ी अखबारें थीं, जंग नवाए वक्त टाइप किसी में या किसी अंग्रेज़ी की बड़े अखबार में 3-4 तो उस वक़्त थे, आप बड़ी सी एक सुर्खी लगाते अपने मर्जी के जर्नलिस्ट के थ्रू कि पीपल्स पार्टी में और नून लीग में तकरार हो गई और बिलावल ने कहा है कि मैं अब एक रेवोल्यूशनरी पाथ पे चल पड़ूंगा। और शायद पाकिस्तान के बेशतर लोग जिनके पास आजकल का सोशल मीडिया नहीं था, जो शायद उस तरह सियासत के बारे में सोचते नहीं थे, इस तरह का इंफॉर्मेशन एज नहीं थी, वो कहते कि जी बड़ी ज्यादती हुई है, अब बिलावल तो जी हुकूमत से नहीं बात कर रहा। और भाई ये 21वीं सेंचुरी है, यहाँ पे लोगों के पास आपने फ़ोन के अंदर ज़बानी याद हैं आपकी तकरीरें और आपके क्लिप्स पड़े हुए हैं, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? मेहरबानी करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को, और बिलावल साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उसी तरह जिस तरह मैडम अदालत की इज्जत करती हैं, जब आप किसी के बारे में कह दें कि मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, तो बिलावल साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन गुजारिश ये है कि उनसे और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से भी, पीटीआई से भी, ये गुजारिश है कि लोगों को थोड़ा सीरियसली लें। अब लोग बातों में नहीं आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो वो मैंने इसका पेट फाड़ना था, आज वो मेरा अलायंस है, फिर कल मैं उसका पेट फाड़ूंगा, फिर परसों मेरा अलायंस हो जाएगा। लोग इस मुनाफिकत से, पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान इस टाइम पे सिर्फ इस वजह से, मेरी नाकिस सी राय में सिर्फ इस वजह से कि पीपल्स पार्टी ने देख लिया है कि नून लीग के साथ सारी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, पीपल्स पार्टी अपने आप को इस इमेज से थोड़ा डिस्टेंस करना चाहती है, लेकिन बिलावल साहब से गुजारिश है कि ये इस तरह के बयानात से नहीं होगा। जो पानी बहुत बह चुका इन पुलों के नीचे से, और लोग हकीकत को पहचानते हैं, उनको डिग्निटी दें, ये बात अप्रिशिएट करें कि लोग अब चीजें पहचानते हैं। ठीक है आमिना, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया है, पहले तो ये बताएं क्या वजूहात है कि हुकूमत उनको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रही है, उनको जाहिर है कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी उन्होंने ये बात की है, और फिर उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अब क्या करेगी हुकूमत? देखिए जी, पहली बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पीपल्स पार्टी के साथ हमारा एक इत्तेहाद जरूर है, इस हद तक कि उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया, हमने उनके वालिद को प्रेसिडेंट के लिए वोट दिया। पहले पीडीएम की जो हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहाद के साथ हुकूमत में थी। लेकिन इस वक्त ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ये 2 अलग पार्टीज हैं जिन्होंने कल को अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। दोनों पार्टीज का मंशूर अलग है, दोनों पार्टीज का नैरेटिव अलग है, दोनों पार्टीज की जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसको वो टारगेट करते हैं या जिसको वो, लेकिन अभी तो इत्तेहाद में ना सपोर्टर्स हैं वो अलग है। नहीं, मैं उसी पे आ रही हूँ, इत्तेहाद जरूर है लेकिन इत्तेहाद वोट की हद तक है। और बिलावल भुट्टो जरदारी, मैडम इत्तेहाद इसी हद तक होता है, आपने आईनी तरमीम कर ली, प्राइम मिनिस्टर लगा लिया, हुकूमत बना ली, इसी हद तक इत्तेहाद होता है, इससे आगे कौन सा इत्तेहाद होता है? But that does not mean कि हम हर पीपल्स पार्टी की बात को सही कहेंगे और पीपल्स पार्टी हमारी हर बात को ठीक कहेगी। हम कोई पीटीआई के फॉलोअर्स की तरह तो नहीं है कि जिसको खुदा मान लिया उसको मान लिया, वो जो मर्जी करता रहे उसको ठीक कहते हैं। मैम वो तो बहुत ही फजूल लोग हैं। इत्तेहाद मैं कह रहा हूँ, इससे आगे कौन सा इत्तेहाद होता है? जो आपका इत्तेहाद है ये मैक्सिमम पॉसिबल इत्तेहाद है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक पे इत्तेहाद है, इससे आगे तो कुछ नहीं होता जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला ये है कि हमने पीटीआई के फॉलोअर्स की आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी कि जो उनका लीडर कहता जाएगा वो सुनते रहेंगे। वो कहेगा अमेरिकी साजिश है तो अमेरिका के ऊपर क्रॉस लगाने शुरू कर देंगे। नहीं, अगर आप क्वेश्चन को प्लीज आंसर कर दे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आप क्या करेगी हुकूमत? देखिए, ही इज अ यंग पॉलिटिकल लीडर और उन्होंने भी अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना है। हो सकता है कुछ चीजों के अंदर वो ये समझते हो कि वो अपना इस वक्त जो है अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट
تو جیسے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ سب کو ساتھ لے کے چل رہی ہے اور سب کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. گورنمنٹ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے تو پھر ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں اس وقت. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ فلی آن بورڈ ہے. اگر بلاول صاحب اپنی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کوئی ایسا بیان دیتے گورنمنٹ کے خلاف تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے. ہاں اگر ان کی کوئی سیریس کنسرن ہوں گے تو گورنمنٹ ہر حد تک جا کے ان کنسرنس کو ضرور ایڈریس کرے گی, بیکاز ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ دا لیڈر آف دا ہاؤس ان دا نیشنل اسمبلی شہباز شریف صاحب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ میڈم کیا آپ نے یہ کہا کہ میڈم کیا آپ نے یہ کہا مجھے یہ دیکھیے میڈم آپ سے گزارش ہے, ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس, وی ہیو 30 سیکنڈز. ایک گزارش ہے کہ یہی بات ہے, اگر بلاول نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں ہمیں اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. اس کو عام فہم میں کہتے ہیں کہ اگر وہ بیوقوف بنا رہے ہیں تو ہمیں نہیں بننا چاہیے. یہ جو پبلک کو سیریسلی لیں, ان کو ڈگنیٹی سے ٹریٹ کریں, وہ اس منافقت کو پہچانتے ہیں, یہ آپ کی سیاست کے لیے اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. معذرت کے ساتھ آمنہ وقت ختم ہو گیا, آپ کا پوائنٹ اس پہ نہیں لے سکی جو ساتھ صاحب نے ابھی آخر میں بات کی ہے. ناظرین آج کے ایپیسوڈ سے پبلک پلس اور ہماری گفتگو ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.